वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट की अगली कड़ी जो कि कार्बेनान्स है, इसके बारे में जानेंगे। इसके फॉर्मेशन के बारे में, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसका रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट, किस किस रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, वो सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बेनान्स। तो Carbanions are the anions that is negatively charged species in which a carbon carries 3 bonds and a lone pair of electrons। मतलब कि ऐसा कार्बन एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एक कार्बेनान्स की तरह ट्रीट करता है, कार्बेनान्स की तरह बिहेव करता है, और वो कार्बेनान्स ही एक्चुअली में होता है। तो यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देखेंगे 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और जो इसका सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, सेंट्रल कार्बन एटम। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्बेनान्स को। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कार्बेनान्स का जो स्ट्रक्चर से लेके उसका बिहेवियर कैसा है वो सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये कैसा होता है, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक मीन्स यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी लोन पेयर के फॉर्म में। तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट इज़ ट्राईवैलेंट, 3 बॉन्ड पेयर हैं इसलिए कैसा होगा, ट्राईवैलेंट होता है। एंड देयर इज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, जैसे कि हमारा कार्बन एटम के पास 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड को लेके अगर हम इलेक्ट्रॉन की काउंट करते हैं तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एक लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन इनके बैलेंस शेल में। एंड 6 आर बॉन्डेड एंड 2 आर अनबॉन्डेड, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। चलिए अब बात करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3, और अकॉर्डिंग टू दिस हाइब्रिडाइजेशन व्हाट विल बी द शेप विल बी द pyramidal because there is a one lone pair. If there is 4 bond then it will be tetrahedral according to the sp3। जबकि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है तो इसका शेप कैसा होगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और एक्चुअली वी कैन से दैट इट इज़ पिरामिडल शेप। ओके चलिए, और इट इज़ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज जो होता है लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है और लोन पेयर नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन एटम पे ये लोन पेयर जो प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन फ्री होता है टू डोनेशन फॉर द रिएक्शन। तो इसलिए एक ऐसा होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और इसका रिएजेंट बिहेवियर कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह वर्क करता है। और ये कैसे बनता है, ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज की वजह से बनता है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एटम बिटवीन द बॉन्ड। तो बॉन्ड जिससे एटम लगे होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से वहाँ पर कैसा क्लीवेज होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, और उसका फॉर्मेशन होता है। चलिए अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनान्स। कार्बेनान्स बनते कैसे हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस जो इसका है, व्हेन अ ग्रुप और एटम डिपार्ट्स फ्रॉम अ कार्बन एटम विदाउट इट्स बॉन्ड पेयर। मतलब क्या होगा, कोई भी एटम या ग्रुप किसी भी कार्बन एटम से जो लगा हुआ है वो अपने बॉन्ड पेयर को लिए बिना बॉन्ड पेयर के वहाँ से चला जाता है, उसको छोड़ देता, तो वहाँ पे क्या होता है, एक लोन पेयर बनता है। जैसे कि यहाँ पे यह हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में विदाउट टेकिंग इट्स लोन पेयर, इट्स बॉन्ड पेयर, ये निकल जाता है किसके फॉर्म में, H+ के फॉर्म में, प्रोटॉन फ्री हो जाता है, और जो यहाँ का बॉन्ड है वो कैसा हो जाता है, और ये बॉन्ड चला जाता है किसके पास, कार्बन एटम के पास, जो कि हमारा यहाँ पे कार्बेनान्स को रिप्रेजेंट करता है, कार्बेनान्स बनाता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कैसा, यहाँ पे हमारा एसिड ग्रुप ले लें या कार्बोक्सिलेट ग्रुप ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और इस बॉन्ड पेयर को फ्री कर देगा किसके लिए, इस ग्रुप के लिए, जो कि एल्काइल ग्रुप यहाँ पे R ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, एक कार्बेनान्स और CO2 एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है, कोई भी व्हेन अ नेगेटिव चार्ज आयन, कोई भी नेगेटिव चार्ज आयन जैसे कि हैलाइड हो गया, इसी तरह से कोई भी ग्रुप अटैक करता है किसके ऊपर, एल्काइंस के ऊपर। तो यहाँ पे ये अटैक करके एल्काइंस के ऊपर, एल्काइन का एक बॉन्ड मूव करके इस कार्बन के ऊपर चला जाता है, जो कि एक हमारा क्या बनाता है, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनता है, कार्बेनान्स।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनका फॉर्मेशन। तीसरा प्रोसेस जो होता है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स और द नाइट्रो कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में। ये हमारा कैसा है, कार्बोनिल कंपाउंड है और ये हमारा बेस है, और इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से यहाँ का जो हाइड्रोजन है इस CH3 ग्रुप का क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने की वजह से ये बेस इस प्रोटॉन का, इस हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, यहाँ पे अल्कोहल बना लेगा, और बच जाता है जो उसका बॉन्ड पेयर इस हाइड्रोजन का, वो चला जाएगा किसके ऊपर, इस कार्बन के पास, एज अ लोन पेयर, एज अ निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा, एक कार्बन आयन। ठीक है, और ये कार्बन आयन स्टेबल होगा, क्यों, ये हम आगे बात करेंगे, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों ये स्टेबल होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, नाइट्रो ग्रुप की हमने बात की। यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप हो गया जिसका एग्जांपल ये था। यहाँ पे दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कैसे काम करता है, चलिए, ये नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसकी वजह से भी इस मिथाइल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हो जाता है। सेम एज एबव, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस इस प्रोटॉन का क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इसका बॉन्ड पेयर इस कार्बन के पास चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा, एक कार्बन आयन और एक अल्कोहल बन जाता है, जो कि हमारा ये बेस एब्स्ट्रैक्शन करता है उसका। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। कार्बन आयन स्टेबिलिटी कैसे होती है, सो कैसे स्टेबलाइज करता है, कैसे स्टेबलाइज होता है, वो सब जानेंगे यहाँ पे। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन इज एक्सप्लेन बाय द रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दो ऐसे फैक्टर हैं जो इसको स्टेबलाइज करते हैं। चलिए पहला देखते हैं अल्काइल कार्बन आयन। अल्काइल मतलब सिंपल कार्बन चेन होगी, उसके बारे में, वो वहाँ पे कार्बन आयन बनता तो वो कैसी स्टेबिलिटी होती है और उसका क्या ऑर्डर है वो देख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है यहाँ पे, प्राइमरी कार्बन आयन विल बी मोर स्टेबल, यहाँ पे सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी सबसे पीछे। मतलब कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो हमारे कार्बन एटम के ऊपर है, जो कि कार्बन आयन है सेंट्रल एटम, इसको हमें इस निगेटिव चार्ज को कम करना है फॉर देयर स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी के लिए इस निगेटिव चार्ज को स्प्रेड करना है ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, जिससे कि इस कार्बन एटम पे इस निगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है, डेंसिटी है, उसको कम कर दिया जाए। अगर यहाँ पे प्राइमरी की बात करते हैं तो वहाँ पे कम होगी। सेकेंडरी मतलब कि कार्बन यहाँ पे निगेटिव चार्ज के साथ है, यहाँ पे भी क्या जुड़ गया हमारा, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है या कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट से। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको इंक्रीज़ करता है। मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी बनाइए तो ये इंक्रीज़ करता है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। एज लाइक टर्शरी होगा तो और कम करेगा। इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट से करते हैं तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। एमंग द अल्काइल कार्बन आयन मिथाइल इज़ द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ग्रुप नहीं लगा होता, जो है इसी मॉलिक्यूल के ऊपर है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, इसलिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं एराइल के बारे में। जहाँ बेंजीन रिंग होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, द हाई स्टेबिलिटी ऑफ द एलाइल और बेंजाइल कार्बन आयन आर एक्सप्लेन बाय द कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, दैट इज द ग्रेटर द डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज द ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। डीलोकलाइजेशन से पर्टिकुलर प्लेस पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, उसको कम किया जाता है। तो जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी और वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा। चलिए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है यहाँ पे, ट्राईफिनाइल कार्बन आयन, मिथाइल कार्बन आयन जो है, फिर बाईफिनाइल, मोनोफिनाइल, देन एलाइलिक, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेज किया जाता है कि 3 बेंजीन ग्रुप लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन टर्शरी में होता है, फिर सेकेंडरी में होता है, फिर प्राइमरी में होता है, देन एलाइलिक में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ओवर प्रायोरिटी होता है, इसलिए यहाँ पे टर्शरी स्टेबल होता है, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन यहाँ पे क्या होता है, एलाइलिक, क्योंकि एलाइलिक की वजह से ये बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, कहाँ से, इस जगह से इस जगह पे, और यहाँ से यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे एलाइलिक हो जाता है। आगे चलते हैं, स्टेबिलाइजेशन बाय द फंक्शनल ग्रुप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने कार्बोकैटायन में पढ़ा था। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन बाय फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है
या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा ग्रुप है और कैसे स्टेबलाइज करता है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। Among the functional groups such as the carbonyl, nitro, cyano, sulfonyl groups exerts the strong stabilizing effect, both -I effect and the resonance effect stabilize the carbanion। ये कैसे हो गया देखते हैं। -I इफेक्ट से किसी भी कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है इस डेंसिटी को कम करता है, तो -I इफेक्ट से स्टेबलाइज हो गया। और रेजोनेंस इफेक्ट से, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप हुआ, चाहे नाइट्रो हुआ, साइनो हुआ, सल्फोनिल हुआ, ये सब के सब उस निगेटिव चार्ज के साथ कैसे होंगे, कॉन्जुगेशन में होंगे। तो कॉन्जुगेशन में होने की वजह से डीलोकलाइजेशन होगा, तो जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है। दीज ग्रुप्स शुड बी प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन ऑफ द कार्बेनाइन स्पीसीज। ये तो भाई ज़रूरी है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन या कॉन्जुगेशन इफेक्ट का पहला रूल है कि कोई भी कॉन्जुगेटिव ग्रुप उसके अल्फा पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट होना चाहिए। कोई भी चार्ज पॉजिटिव ग्रुप के साथ या नेगेटिव ग्रुप पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, तभी वहाँ पे कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ सच कार्बेनाइन ग्रुप्स GH2- इज ग्रेटर दैन द C6H5 थ्राइस, मतलब ट्राइफिनाइल कार्बेनाइन, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज बेटर एकोमोडेटेड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। टर्शरी ग्रुप लगा हुआ है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब ग्रुप की बात करते हैं, चाहे हम कार्बोनिल ग्रुप की बात कर लें, चाहे नाइट्रो ग्रुप की बात कर लें, चाहे सल्फोनिल ग्रुप, चाहे साइनो ग्रुप, वहाँ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे एकोमोडेट होता है और बढ़िया एकोमोडेट होता है। किसी भी कार्बन ग्रुप पे एकोमोडेट होने से अच्छा एकोमोडेशन उस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के ऊपर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी इस टर्शरी ग्रुप से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एसिड उसका pKa वैल्यू कर सकते हैं। जैसे कि हम नाइट्रो का किसी मिथाइल कार्बेनाइन के साथ नाइट्रो ग्रुप जोड़े हुए हैं, इसकी जो pKa वैल्यू है वो कितना है, 17.2। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहीं पे हम टर्शरी का, तो pKa वैल्यू कितना है, 29। मतलब pKa वैल्यू जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी कितना होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो pKa वैल्यू से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये बात हो गई pKa वैल्यू के साथ। अब कुछ ऑर्डर है कौन सा ग्रुप कितना अधिक अच्छे से स्टेबलाइज कर सकता है किसी कार्बेनाइन ग्रुप को। तो एबिलिटी टू स्टेबलाइज द कार्बेनाइन ऑफ द ग्रुप इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करता है क्या, नाइट्रो ग्रुप, उसके बाद COR ग्रुप, उसके बाद साइनो या एसिड ग्रुप एक बराबर पोजीशन पे हैं, उसके बाद SO2R, उसके बाद SOR, उसके बाद PH, उसके बाद SR हाइड्रोजन, और एल्काइल ग्रुप तो बढ़ाता है, डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ तक क्या होते हैं, ये अपना स्टेबलाइज करते हैं, वो एक सेम ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, नाइट्रो की। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे में देखते हैं एक स्पेशल नोट है एक्टिव मिथाइलिन के बारे में। एक्टिव मिथाइलिन क्या होता है, ये CH2 एंटिटी होती है ऐसे, और दोनों तरफ ग्रुप साइड में खाली होता है, और दोनों के पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये एक्टिव मिथाइलिन की तरफ वर्क करता है। क्योंकि वहाँ का जो हाइड्रोजन होगा मोस्ट एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, दैट कैन बी इजीली एब्स्ट्रक्टेड बाय द बेस। ओके, तो मिथाइलिन ग्रुप विच इज़ फ्लैंक्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड द एक्टिव मिथाइलिन। यहाँ पे देखिए एक ग्रुप लगा था तो वहाँ 17.2 था, यहाँ पे दो ग्रुप लगा तो कितना हो गया, 3.6। इट मीन्स इट विल बी द मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। किसकी वजह से, ये डबल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है किसी एक ग्रुप के ऊपर। चलिए अगला मोस्ट स्टेबल होता है, और ये मेडिकल में बहुत अच्छे से और IIT में पूछा जाता है। तो ये स्टेबल क्वेश्चन बहुत फेमस है स्टेबिलिटी का। तो स्टेबलाइजेशन बाय द सल्फर एंड फास्फोरस ग्रुप कैसे होता है भैया, देख लेते हैं। अटैचमेंट ऑफ द कार्बेनाइनिक कार्बन टू अ सल्फर और फास्फोरस एटम कॉज द इंक्रीज इन द कार्बेनाइन स्टेबिलिटी। क्यों,
यहाँ पे क्या होता है, फास्फोरस और सल्फर के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल होता है, सॉरी वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल। तो अगला स्टेटमेंट क्या है, दिस इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बेनान बाय द वैकेंट d ऑर्बिटल। मतलब बॉन्डिंग कैसी हो गई, p पाई और d पाई। कैसी, p पाई d पाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। क्या है, p पाई और डी पाई बॉन्डिंग ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर, इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी इस ग्रुप के ज़्यादा अच्छे से हो जाती है वैकेंट डी ऑर्बिटल में। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम, क्या हो जाता है, फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इस पी के डी ऑर्बिटल में जाएगा। और यहाँ पे कैसा बनाया जाता है, सी डबल बॉन्ड पी, इसको बोलते हैं फास्फोरस आइलाइड्स या फास्फोनियम आइलाइड्स। इसी तरह से सल्फर का यहाँ गया तो इसके भी डी ऑर्बिटल में एकोमोडेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं सल्फोनियम आइलाइड, दिस ग्रुप सी डबल बॉन्ड एस, सल्फोनियम आइलाइड या सल्फर आइलाइड। चलिए आप देखते हैं रिएक्शंस, किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे। तो 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड इन द कार्बेनान्स। पहला होता है कॉम्बिनेशन विथ प्रोटॉन, ये H+ आयन इसके साथ ऐड हो जाता है, यहाँ पे क्या बनाता है, एल्केन। दूसरा रिएक्शन हमारा जो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब किसी ग्रुप को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, एक हमारा कार्बन आयन है, ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या होता है, हमारा हैलाइड ग्रुप बाहर चला जाएगा, एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एल्केन बनेगा यहाँ पे भी। अगली रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो तो देख लिया हमने, थी अटैक ऑन द कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, हाँ सॉरी कार्बन आयन हमने जान लिया कि न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा और ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, डबल बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे ये हमारा कार्बन आयन बेटर एकोमोडेट होगा इस कंडीशन में, यहाँ से ज़्यादा एकोमोडेशन यहाँ पे होगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे फिर कोई भी ग्रुप, कोई भी रिएक्शन कार्बोनिल में ऐसे की जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, रिएक्शंस इन विच द कार्बन आयन इज फॉर्म्ड। कार्बन आयन कहाँ कहाँ बनता है, पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ बनता है। दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड्स, तीसरा रिडक्शन ऑफ हैलाइड्स ऑफ बाय जिंक और HCl, जिंक इन HCl। तीसरा चौथा अपना हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन, आगे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, तो अभी इसके बारे में बात नहीं करूँगा। रिएक्शन किस किस में फॉर्म होता है ये हम देख लेते हैं, लेकिन इसका डिटेल व्यू हम रिएक्शन मैकेनिज्म के टॉपिक में देखेंगे, जो कि लंबा है, लंबे तक चलेगा। आगे चलते हैं, आज के लिए शायद इतना ही होगा। तो कार्बन आयन के बारे में हमने इतना देख लिया, आगे चलती रहेगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, उसको शेयर करें दोस्तों और मित्रों के साथ, ताकि उनको भी इनका प्रॉफिट मिल सके। और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। पहुंचने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इसको भी ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रश्नों को पूछें, मैं उसका उत्तर देने के लिए देता रहूँगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।